Everybody, welcome to Yours Education Hub. So this is part 3 of Transfer of Ownership. हम कर रहे थे सोगा का चैप्टर 3 और ये अब उसका पार्ट 3 है। हमने पार्ट 2 में देखा था रूल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन डिफरेंट केसेस इन द केस ऑफ असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। आज हम देखेंगे रिस्क प्राइमा फेशिया पासिस विद द प्रॉपर्टी। ये पॉइंट हमने ऊपर भी पहले छोटा सा देखा था। इसे बोलते हैं रिस्क जो होता है वो प्राइमा फेशिया मीन्स सबसे प्राइमरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि पास हो जाता है विद द प्रॉपर्टी। इफ आई हैव सोल्ड समथिंग टू पर्सन बी, सो जो भी उस चीज का रिस्क है वो पर्सन बी बेयर करेगा जब वो उसका ओनर बन जाएगा। ठीक है जी, मैंने उसको सामान बेच दिया, उसने मेरे को पैसे दे दिए, अब ओनर बन गया मिस्टर बी। अब वो सामान का जो भी कॉस्टिंग होगी या जो भी उसका लॉस होगा इन फ्यूचर वो बायर पे करेगा। Section 26 of Sales of Goods Act laid down the general rule that risk prima facie, that is at the first sight, passes with the property ownership. In other words, risk is always follows the ownership. As I said, जिसके पास सामान होगा risk उसकी का होगा. In the sale of goods, at the buyer's risk, even if the possession is not with him, even the goods have not been delivered to him. कुछ केसेस में अभी क्या होता है कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाती है, मतलब अगला पर्सन ओनर तो बन जाता है बट सामान अभी भी सेलर के पास ही पड़ा होता है। सो इन दैट केस ऑल्सो बायर के पास रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स परचेज सर्टन गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स बायर है और मिस्टर वाई सेलर एंड द प्रॉपर्टी इज नॉट पास टू मिस्टर एक्स। अभी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई बट वाई कंटिन्यू टू हैव पोजेशन ऑफ द गुड्स, but before the delivery of the goods they are destroyed by fire. Mr. X is the owner of the goods, so it is to bear the loss of the description of the goods and Mr. Y entitled to recover the price of the goods. अब क्या हुआ कि ओनर मतलब वो उसने सामान उसको बेच दिया था बट अभी सामान पड़ा वाई के पास ही था। अब फायर लगी तो अब कौन बेयर करेगा? सामान वाई के पास है पर ओनर उसका एक्स है, तो ऑब्वियसली जो ओनर होगा वही लॉस बेयर करेगा। एक्सेप्शंस, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि कब वो जो बायर है जिसने सामान खरीदा है वो पैसे पे नहीं करेगा, इवन इफ उसके पास ओनरशिप आ चुकी है बट स्टिल वो लॉस बेयर नहीं करेगा। लॉस कौन बेयर करेगा? सेलर। जो बायर है वो लॉस बेयर नहीं करेगा। रिस्क इस प्राइमरा फेशिया मीन्स कि जब बायर के पास सामान आ गया तो रिस्क भी बायर के पास आ जाएगा, बट इन दिस केस बायर के पास रिस्क नहीं आएगा। ये हमने देखना बेसिकली। The general rule that the risk prima facie passes with the ownership has certain exceptions. It means that the following circumstances, the ownership may lie with the one party while the risk may remain with the other party. ओनरशिप बी के पास है बट रिस्क अभी भी सेलर के पास है। पहला क्या केस आता है? एग्रीमेंट। सेक्शन 26 प्रोवाइड्स इफ द पार्टीज हैव एनी स्पेशल एग्रीमेंट stipulated that the risk will pass sometime after or before the ownership has passed. So the unascertain goods are always at seller risk. However, by a special agreement, parties may agree that such goods will remain in the godown at the buy risk. Okay, let me give an example for this. अब सपोज कि हम ना, मैं ये एग्रीमेंट वाली एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है जी। अब सपोज मेरे पास एक सामान था, ये मेरे गोडाउन में सामान पड़ा है, ये अभी मतलब मैंने बताया नहीं है कि मेरे को कौन सा गुड्स चाहिए। मी, आई एम द बायर एंड माई फ्रेंड इज सेलर। ठीक है जी। तो अब इसमें को क्या कह रहे हैं कि अब मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे को ना इस गोडाउन में से ना स्पेसिफिकली 3 बोरियां चावल की चाहिए। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ये गुड्स कौन सी है? अनअसर्टेन्ड। अगर इन चावलों को कुछ हो गया तो उसका रिस्क कौन बेयर करेगा? सेलर। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है ना, अनअसर्टेन गुड्स आर ऑलवेज एट सेलर रिस्क। ठीक है। बट अब मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया है, ये एफ लिखा है। ठीक है जी।
अब मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसमें हमने लिखा है कि चाहे गुड्स मेरे अभी गोडाउन में पड़े हैं, बट इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं रिस्क बेयर करूंगी। जब तक सामान मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं रिस्क बेयर करूंगी। तो अब ये सामान पे कीड़े लग गए, ये राइस पे कीड़े लग गए, तो अब सामान भी सेलर के पास है और गुड्स अभी असर्टन भी नहीं हुए, अभी अनअसर्टेन्ड है। तो कौन बेयर करेगा? फिर भी मैं बेयर करूंगी। ये हम स्पेशल एग्रीमेंट के केस में देख लेते हैं। रिस्क अदरवाइज है सेलर का ही, बट मैंने कुछ ऐसा एग्रीमेंट बना दिया कि वो मैं बेयर करूंगी। इस केस में सामान किसी और के पास है, बट बेयर कोई और करेगा। Delayed delivery. When the delivery of the goods has been delayed due to the fault of the either seller or buyer, in such case the goods at the risk of the party who is responsible to the such fault has resulted the loss of any kind. अब किसी कारण डिलीवरी डिले होगी तो गुड्स अगर खराब हुई तो जिसकी वजह से खराब हुई वो करेगा। मिस्टर ए sold 30 tins of apple juice to Mr. B. Mr. B took the delivery of the part of the juice but made the default to accept the remaining juice. The juice deteriorated due to the delayed delivery. B was held liable for the loss. Simple. Next आता है trade customs. Some trade customs may put the ownership and the risk separately in two parties. इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं. There may be a trade custom regarding the particular goods that the person who places an order for such goods bear the risk in the course of transit. That is, when the goods are on their way, the goods might have been purchased on approval basis. अब क्या होता है कि जब हमने सेल कर ली, सेल करने के बाद ओनर कौन है? जिसने बाय किया, मतलब बायर। सेल करने के बाद बायर का रिस्क होता है। बट अगर हम अब सपोज करो ये ए है सेलर और ये बी है, ठीक है। ये बी के पास सामान जाना है। अब वो सामान जाना है शिप में, ठीक है जी। अब वो शिप जो है वो पानी में डूब गई, ठीक है। वो पानी में डूब गई, सामान सारा खराब हो गया। तो अब लॉस किसका होगा? बी का, जस्ट बिकॉज सेल थी, बी ओनर बन चुका था। बट और अगर हम यही सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मैंने आपको बताया था सेंट ऑन अप्रूवल मतलब कि सामान दे दिया, पसंद आया तो रख लो, नहीं तो नहीं। अब सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे है तो अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इसने सामान देना था बी को, बीच में आया समुंदर, जहाज समुंदर में डूब गया। अब क्या हुआ कि क्योंकि सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे थे, अभी सेल हुई नहीं थी, तो जस्ट बिकॉज अभी अप्रूवल बेसिस पे थे और सामान खराब हो गया, रास्ते में ही जाते जाते अभी बी के पास पहुंचा भी नहीं है, तब भी ए बेयर करेगा सारी लॉसेस। इस केस में भी सामान नहीं पहुंचा था, पर लॉस किसको बेयर करना पड़ा था? बेचारे को, बी को। बट इस केस में भी अभी सामान नहीं पहुंचा, तो अब लॉस किसको करना पड़ेगा? ए को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेल में जो ओनर होता है उसको, और क्योंकि उसने अप्रूवल पे सेंड किया था तो अभी ओनरशिप नहीं हुई, तो रिस्क इज विथ सेलर। Buyer as a bailee. The rule do not affect the duties of a bailee. The buyer or the seller is a bailee. The rule is not applicable. Next, sale by non-owners. Nemo dat quod non habet. ये लॉ में इसका नाम होता है। सेल बाय नॉन ओनर्स मीन्स जो सेलर नहीं होते, जिनका सामान नहीं होता, वो सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन चोरी का सामान कहीं से चोरी करता है और वो चोरी का सामान आगे बी को सेल कर देता है, जस्ट बिकॉज ए ओनर नहीं है उस चीज का। तो बी को नहीं पता कि वो सामान चोरी का है, बी ने उससे गुड फेथ में ली है, बट स्टिल बी उस चीज का ओनर नहीं बन सकता, बिकॉज वो पीछे से ही सामान चोरी का है, तो आगे भी सामान शिफ्ट नहीं हो सकता। According to Section 27 of the Sales of Goods Act, where the goods are sold by the person who is not the owner of thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. अब उसने तो सामान चोरी का लिया ए ने,
तो अब ऑब्वियसली कंसेंट तो है नहीं, तो द बायर एक्वायर्स नो लेटर टाइटल टू द गुड्स दैन द seller had. It gives protection to the buyer. If the title of the seller is good, of the good is good, the buyer shall get the better title. Conversely, if the title of the seller is defective, the title of the buyer shall also defective. अगर ये पीछे से ही सामान चोरी का है और ये इसका ओनर नहीं है तो आगे भी बी इसका ओनर नहीं बन सकता, उसके पास भी सामान नहीं सही आएगा. Mr. X sold a Titan watch to Mr. Y for 1200. It is known later on the watch was a stolen property. Under these circumstances, the title of the seller, Mr. X, is defective. प्रॉपर्टी स्टोलन थी, चोरी की घड़ी थी, तो डिफेक्टिव था उसका. Thereof, the title of Mr. Y is also defective. Obviously, B को भी नहीं मिला, Y को भी नहीं मिलेगा टाइटल. अच्छा. Mr. Y will have to return the watch to the real owner, although he had purchased the watch in the full confidence and paid the right price. उसको वो वॉच वापस करनी पड़ेगी. Thus, on analysis, it is clear that the title of the buyer shall be the same as that of seller, where the goods are sold by the person who is not the owner thereof and who is not authorized to sell them. The buyer requires no better title. Buyer को भी अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा. Even if the buyer has purchased the goods in good faith, very important. गुड फेथ मीन्स उसको नहीं पता था बायर को कि जो सामान है वो चोरी का है, और या जो बंदा उसको बेच रहा है वो एक्चुअली उसका ओनर है ही नहीं. एंड पेड द राइट प्राइस देयर ऑफ ही एक्वायर्स नो बेटर टाइटल देन दैट ऑफ सेलर. तो सामान उसको नहीं मिल सकता. अब इसकी एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस मतलब जनरल रूल क्या कहते हैं कि अगर पीछे से सामान चोरी का है, अगर ए ने चोरी का सामान बी को दिया है तो वो सामान बी को नहीं मिलेगा. बट एक्सेप्शन में क्या बोलते हैं कि अगर सामान चोरी का है या कोई थर्ड पर्सन, चोरी का नहीं हम कह सकते, बेसिकली हमारा चोरी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बट अगर वो किसी नॉन ओनर ने, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन ओनर, जो उसका ओनर नहीं है, उसने अगर सामान बेचा तो टाइटल उसके पास स्टिल आ जाएगा. जनरल रूल क्या बोलता था कि अगर वो उसका ओनर नहीं है तो टाइटल नहीं मिलेगा. बट एक्सेप्शंस में क्या बोलते हैं, अगर वो उसका ओनर नहीं है फिर भी बायर को वो सामान गुड टाइटल में मिलेगा, मीन्स उसको मिल जाएगा. However, there are certain exceptions to the above general rule, and under the following situations of the bona fide commercial transactions, the innocent buyers get better title than their sellers. It means that under the following circumstances, the buyer gets a valid title, that is absolute ownership, even if the seller is not absolute or full owners. अब जैसा मैंने आपको बताया कि उसको स्टिल अच्छा टाइटल मिल जाएगा चाहे वो नॉन ओनर से उसने सामान लिया है. ठीक है जी. इसकी एक्सेप्शंस का पहला केस क्या है, टाइटल बाय एस्टॉपल. When the owner of the goods, by his statement or conduct, lead the buyer to believe that the seller has the authority to sell, then subsequently he will not be allowed to deny the seller's authority to sell. मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बंदा है X, एक बंदा है Y, ठीक है, और एक बंदा है Z. ये 3 पर्सन्स यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है जी. अब ओनर कौन है सामान का, Z. सामान है किसके पास, अभी पोजेशन किसके पास है, X के पास. खरीदना सामान किसने है, Y ने. ठीक है जी. आपको ये चीज समझ आई कि जो Z है एक्चुअल ओनर वो है, सामान उसका है. थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है, X, जिसका वो सामान है ही नहीं. और बायर कौन है, Y. अब क्या हुआ कि Z और X यहीं पे खड़े हुए थे, बायर उनके पास आया, बायर ने X को बोला कि मेरे को ये सामान चाहिए जो भी उसके पास पोजेशन में था.
तो एक्स ने सामान बेच दिया उसको, जो भी करके। पर जेड वहीं पे खड़ा था। जेड ने कुछ नहीं बोला कि मैं ओनर हूँ, सामान तुम एक्स नहीं बेच सकता। जेड चुपचाप देखता रहा। सामान वाई के पास आ गया, सामान की सेल होगी और सामान वाई का हो गया। अब इन दिस केस जो बायर है उसने गुड फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गुड फेथ, बायर ने गुड फेथ में सामान लिया था। मीन्स उसको नहीं पता था कि एक्स उसका ओनर है ही नहीं, ओनर तो उसको जेड है। स्टिल ओनर ने कुछ नहीं बोला, सेल होगी। इसके बाद ओनर जाके ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा सामान था, आप मेरे को वापस दे दो, सॉरी। दिस इज टाइटल बाय एस्टॉपल। कि अगर कोई वहां पे ओनर उसका खड़ा है और स्टिल वो देख रहा है कि मेरा सामान जा रहा है, बट वो कुछ नहीं बोल रहा, तो सामान ऑब्वियसली पर्सन का हो गया। एक्स हेयर इज नॉन ओनर, एक्स उसका क्या है, नॉन ओनर है। तो ये क्या होगी, सेल बाय नॉन ओनर। और इसकी एक्सेप्शन क्या होगी कि जब सेल बाय नॉन ओनर हुई तो भी सामान सेल हो गया। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल आप खुद रीड करोगे। नेक्स्ट, सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। अब हमने कई बार एजेंट्स रखे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में एजेंट्स होते हैं, ठीक है जी। ये ओनर होता है, ये उसका आगे एजेंट होता है, ठीक है। ओनर ने पोजेशन दी होती है एजेंट को कि तुम जाके सामान इसको बेच सकते हो। Mercantile agent is the one who is having the customary course of the business, such as agent's authority, either to sell the goods or to consign them for the purpose of the sale, or to buy the goods or to raise money for the security of the goods. ये कुछ काम होते हैं एजेंट के। According to Section 27 of Sales of Goods Act, where the mercantile agent makes a sale through the goods or the document of the title to the goods, he shall pass a valid title to the buyer, or the buyer gets the better title provided the buyer acts in the good faith। अगेन वर्ड आया ना, देखो गुड फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गुड फेथ, मतलब उसको नहीं पता। एंड विदाउट द नोटिस द मर्चेंटाइल एजेंट डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू सेल। अब क्या हुआ कि इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एन एजेंट वॉज इंटरेस्टेड अ कार by the owner for the sale at a stated price and not below the that contrary to authority to agent the sold the car below the reserve price to a bona fide purchaser and misappropriated the proceeds. The plaintiff sued the defendant to recover the car back from him. It was held that the agent acted without the authority, yet the buyer had purchased the car from a mercantile in the good faith. He had the good title and the plaintiff was not entitled to recover the कार। अब क्या हुआ, अब मर्चेंटाइल एजेंट वो पर्सन होते हैं जिनको हम अपना सामान देते हैं, या बेचने के लिए या खरीदने के लिए या उसको कुछ भी करने के लिए, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या था कि जो ओनर था, ओनर ने अपनी कार दी मर्चेंटाइल एजेंट को और उसको बोला कि तुमने ये कार आगे सेल करनी है, बट तुमने ये कार एबीसी को सेल करनी है, बट एक उसने लिमिट बता दी प्राइस की कि इससे कम प्राइस में तुमने नहीं बेचनी। ठीक है जी। अब इसमें कंडीशंस कौन कौन सी लगी हुई हैं, एक पर्सन है ए बी सी, ठीक है जी। अब आप इस केस में देखो, द सेलर इज अ मर्केंटाइल एजेंट, हाँ जी है इस एग्जाम्पल में। ही शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स, हाँ जी ओनर ने मर्केंटाइल एजेंट को दी हुई है, ये भी ठीक हो गया। ही शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, कार उसके पास है, और द टाइटल विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, हाँ जी ओनर के कंसेंट से ही है। वाइल द सेलिंग ऑफ द गुड्स मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ जी वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही कर रहा था, उसका काम ही यही है कार सेल करना, बिल्कुल हो रहा है, ये भी पॉइंट वैलिड। द बायर शुड एक्ट इन द गुड फेथ, हाँ जी बायर को नहीं पता था कि वो एजेंट है, हमें उन्होंने बताया है, ये देखो यहाँ पे बताया ना, मर्केंटाइल एजेंट, कार फ्रॉम द मर्चेंटाइल एजेंट इन अ गुड फेथ, बिल्कुल सही है। द बायर शुड नॉट हैव एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोटिस दैट द मर्केंटाइल एजेंट डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू सेल, बिल्कुल। सो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली उसको गुड टाइटल मिल गया।
उन्होंने हमें क्या कहा है कि उसने एक अमाउंट बता दी कि इस अमाउंट से कम नहीं बेचना, बट हमें कहीं पे कंडीशन में तो नहीं ना लिखा। हमने ऐसी किसी भी कंडीशन में नहीं लिखा कि उसकी बात माननी है या नहीं माननी। हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी इस एग्जाम्पल में, तो हमने यही एज्यूम किया कि उसको गुड टाइटल में आगे सामान बेच रहा है। बट ओनर को जब पता चला कि सामान जो है वो कम पैसों में बिक रहा है, तो ओनर ने स्यू करने के लिए बोला। बट अब वो स्यू कर ही नहीं सकता था क्योंकि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। तो ऑब्वियसली गुड टाइटल आ गया एबीसी के पास। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो। नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब जॉइंट ओनर्स कौन कौन से, मतलब जैसे एक ही चीज के बहुत सारे ओनर्स होते हैं। सपोज मैंने, मेरे और दो फ्रेंड्स ने मिलके एक कार परचेज की, तो हम उसके क्या हो गए, को ओनर्स। अब हमने डिसाइड कर लिया कि कार किसी एक बंदे के पोजेशन में रहेगी। ये कार ए, बी और सी ने परचेज की है, पर ये कार रहेगी बी के पास, बी की पोजेशन में रहेगी। ओनर तो ये तीनों है, बट पोजेशन के पास किसकी कार अभी है, किसके पास, बी के पास। तो any one of the several joint owners can make a valid sale of the goods if the following conditions are satisfied। अब बी इस कार को सेल कर सकते हैं। The goods must be in the joint ownership, बिल्कुल कार joint ownership में है। Any one joint owner must be the sole possession, बिल्कुल बी possession में है। He must be in the possession of goods with the permission of other joint owners, बिल्कुल ए और सी ने सहमति दी है। The joint owners must act in a good faith without having a notice at the fact that such joint owner has no authority to sell। अब उन्होंने क्या कहा है कि ए और सी, ए, बी और सी ने मिलके कहा था कि बी के पास ओनर मतलब पोजेशन दे दो, बट उन्होंने सेल करने के लिए नहीं बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप कभी भी जाके सेल कर दो। अब क्या होगा, अगर अब ये एक्स बंदा आएगा और बी ने एक्स को सेल कर दी, तो वो माना जाएगा कि सेल कंप्लीट होगी। ठीक है जी, क्योंकि जो बायर है, बायर को नहीं पता था कि बी के पास राइट्स नहीं है सेल करने के अकेले के। बी ओनर जरूर है, पर उसके पास, अकेले के पास राइट्स नहीं है। तो स्टिल ये ट्रांसफर हो जाएगी बिकॉज एक्स की कोई गलती नहीं, एक्स ने गुड फेथ में ली है। फॉर एग्जाम्पल, Mr. X and Mr. Y were the joint owners of the Zen car. Mr. X has the possession of the Zen car with the consent of Mr. Y. Mr. X sold the car to Mr. C, who bought in good faith. Mr. C will get the valid title. As I said कि Mr. X को valid title मिल जाएगा because वो joint owners थे। Next, sale under the voidable contract. Voidable जो कि शुरू से ही गलत हो, मतलब किसी ने धक्के से हमसे वो करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, ओके, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ए, बी और सी है, राइट। अब क्या हुआ कि बी ने ए से गन पॉइंट पे कार ले ली, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल हार्म उसको हुआ। वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वही वाइड हो गया, वाइडेबल हो गया। मीन्स उसके उससे पूछ के तो नहीं ना ली, अंडर कोर्जन या अंडर प्रेशर उसे ले लेगी। तो अब अगर ये सी के पास जाएगी, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि अगर ए तो बोल दे कि मैं ये नहीं मानता, अगर ए रौला डाल दे कि नहीं जी ये कार मेरी है, आप मेरे से ऐसे नहीं ले सकते, तो सी के पास टाइटल नहीं जाएगा। और अगर ए ने कुछ नहीं बोला, ए चुप करके बैठा रहा कि ए डर गया कि सपोज अब मैं क्या बोल लूँ, ये मेरी कार चलेगी, चलो अब क्या ही हो सकता है, अगर ए ऐसा रिएक्ट करेगा तो सी के पास टाइटल आ जाएगा। लेट्स रीड, when a person who is in the possession of the goods under a voidable contract। अब पोजेशन किसके पास थी, बी के पास। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, voidable, बिकॉज ये अंडर प्रेशर हुआ था। एंड हु सेल्स द सेम टू द बायर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड। रिसाइंडेड मतलब कैंसिल होना। ए ने कैंसिल नहीं किया और बी ने उसको बेच दिया। द बायर विल गेट द वैलिड टाइटल इफ ही बाइज इन द गुड फेथ।
सी को नहीं पता था कि ये कार चोरी की है या अंडर प्रेशर उनसे ली गई है या जो भी। ठीक है जी, सी ने गुड फेथ में लिया, तो ऑब्वियसली ये गुड टाइटल उसका हो गया। एज ए सेड कि नहीं किया उन्होंने, ये पॉइंट में भी यही बोला है कि उन्होंने रिसाइन नहीं किया, तो उसके पास वैलिड टाइटल आ गया। अगर रिसाइन कर लेता तो सी के पास टाइटल नहीं जाता। अब इसके केसेस क्या है, अब पहले एग्जाम्पल रीड करते हैं। Mr. A purchased a computer by fraud and was holding it under a voidable contract. Before the contract is put into the end, he sold the computer to Mr. C. अब end नहीं हुआ था, before the end. C, who bought it in the good faith and without the notice of Mrs. A fraud, C will get the better title. C के पास better title होगा because अभी नहीं हुआ। मैं फिर वही बोल रही हूँ कि अगर जिससे किसके साथ उन्होंने मतलब धक्के से ली है, अगर वो कुछ नहीं करता तो टाइटल चले जाता होता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है इसके बारे में। और अगर वो कह दे कि नहीं जी ये कार हमारी है, हम इस कार को ऐसा हम नहीं मानते कि हमने आपको कार दे दी, तो टाइटल नहीं जाता बी के पास या सी के पास। अब इस केस में क्या हुआ, सेलर हैज द पोजेशन ऑफ द गुड्स। हाँ जी बिल्कुल, बी के पास पोजेशन है। ही हैज ऑब्टेन द पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल उन्होंने ए से वॉइडेबल चीज में लिया। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रिसाइंड एट द टाइम ऑफ द सेल, बिल्कुल हमने ये जो पॉइंट डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल नहीं उन्होंने मतलब कैंसिल किया। द बायर शुड हैव एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस द सेलर्स डिफेक्ट ऑफ द टाइटल, बिल्कुल सी को नहीं पता था, तो मतलब सी के पास गुड टाइटल आ जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बस एक बारी रीड करने पड़ते हैं। सेल बाय द वन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजेशन देयरऑफ। ठीक है जी, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। कंटिन्यूज इन द पोजेशन देयरफॉर, अब इसमें कह रहे हैं वेयर द सेलर हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स and the lease the same goods to the new buyer. The new buyer will get the valid title as he has no notice of the prior sale. It is essential that the possession of the seller must be the seller and not the payee or hirer. यहाँ पे उन्होंने बेली करना होगा, यहाँ पे एल बेली और हायरर। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि सपोज एक पर्सन है, फिर हम ए बी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये पर्सन है ए बी और सी, ठीक है जी। बी के पास पोजीशन थी, बी के पास गुड्स थे। अब क्या हुआ कि बी ने सी को बी ने सी को सेल कर दी। अब बी ने क्या बोला कि आप मेरे से 2-3 दिन में इसकी डिलीवरी ले लेना। सी ने कहा चलो ठीक है। अब वो 2-3 दिन के गैप में ही बी ने ए को भी सेल कर दिया। अब ए को तो पता नहीं था कि ऑलरेडी सेल हो चुकी है, ए ने तो गुड फेथ में वो सामान को लिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो सामान है वो ए के पास ही जाएगा और सी बी से पैसे लेगा। सी ने जो पैसे दिए थे वो पैसे सी वापस ले लेगा सेलर से। Mr. A sold certain goods to Mr. B. Mr. B keeps them within for 2 days. Mr. A sells the same goods to Mr. C. Mr. C ने buy के good faith में without the notice of the previous sale. Mr. C gets the good title. अब इस एग्जाम्पल में वैलिड कंडीशंस देख लेते हैं। The goods must be in possession of the seller after the sale. हाँ जी बिल्कुल, बी के पास ही थे goods. The buyer must act in the good faith. हाँ जी बिल्कुल, ए ने good faith में किया था, ये हमने ऊपर लिखा है good faith. The buyer must not have the notice of the previous sale. बिल्कुल ए को नहीं पता था कि प्रीवियसली सेल हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उसके पास टाइटल चला जाएगा, ए के पास, ए उसका ओनर बन जाएगा। Sale by the buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him.
When a buyer having the bought or agreed to buy the goods being in the possession of the same with the consent of the seller sells them, the new buyer who acts in the good faith without the notice of lien or any other right of the owner gets a good title. अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये ए ने सामान दिया बी को और बी ने आगे सामान बेच दिया सी को। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी गुड है, ठीक है। अब ए ने ये है सेलर और ये है बायर। अब ए ने सामान तो दे दिया बी को, बट अभी भी ओनरशिप ए के पास है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सामान ट्रांसफर हो चुका है, बट दिस हैज हैपेंड विद द कंसेंट ऑफ सेलर। अब अगर बी उस चीज को सी को सेल कर दे, किसी और को पर्सन को सेल कर दे, ओनरशिप तो नहीं है ना बी के पास, बी के पास ओनरशिप अभी नहीं है, बट स्टिल उसने सी को सेल कर दिया, तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा बिकॉज सी को नहीं पता था कि वो ओनर है। सो इन सच केस सेल इज वैलिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें अब क्या कंडीशंस होनी चाहिए? द बायर मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू द गुड्स बिफोर द सेल, दैट इज बिफोर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू हिम। बिल्कुल इसमें जो गुड्स थी वो उसके किसके पोजेशन में थी? बी के पोजेशन में। ओनरशिप नहीं थी बट पोजेशन थी। ही मस्ट बी इन द पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। बिल्कुल हमने बताया कि वो कंसेंट है, उसका सेलर का कंसेंट है। द बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। बिल्कुल बायर को नहीं पता था कि वो ओनर नहीं है। द बायर मस्ट एक्ट विदाउट द नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द राइट ऑफ द सेलर। बायर को नहीं पता था। अब इसकी एग्जाम्पल रीड करते हैं। फर्नीचर वॉज डिलीवर टू एक्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट द प्राइस वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। प्राइस कैसे आना था? 2 इंस्टॉलमेंट्स। द फर्नीचर बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अब ये एक्स पर्सन है, इसके पास फर्नीचर जाना था 2 इंस्टॉलमेंट्स में। The furniture became the property of X on the payment of the second installment. X sold the furniture before the second installment was paid. अब X ने क्या किया? X ने Y को फर्नीचर सेल कर दिया। अभी एक इंस्टॉलमेंट हो गई थी और दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी पड़ी थी, स्टिल उसने सेल कर दिया, तो क्या ये सेल वैलिड मानी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल ये सेल वैलिड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। बायर के पास पोजेशन है, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने क्या है? फर्नीचर बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक चीज होगी। दूसरी बात, ही मस्ट बी इन द पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ सेलर। एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है। ठीक है जी। अब द बायर मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ। हाँ जी, बायर को नहीं पता था। द बायर मस्ट एक्ट विदाउट द नोटिस। बिल्कुल। सो ये ट्रांसफर हो जाएगी, गुड टाइटल उसको मिल जाएगा। रीसेल बाय अनपेड सेलर। अब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। अब कई बायर्स ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, हमें शक हो जाता है कि हमने इनसे पैसे नहीं आने। फॉर एग्जाम्पल ये एक रास्ता है, अब सामान यहाँ से जा रहा था, ठीक है, सामान जा रहा था ट्रक पे। अब क्या हुआ कि सेलर को पता लग गया कि सामान उसको नहीं मिलना, इनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बट सेलर को पता लग गया कि इसको पैसे नहीं मिलने इसके, ये बायर पैसे देने वाला नहीं है। तो क्या हुआ कि सेलर ने सामान मंगवा लिया और सामान किसी सी पर्सन को मंगवा के बेच दिया। अब क्या सी को ये, अब ओनर तो, अब हम इसमें बोलेंगे कि ओनर तो बी बन चुका है, चाहे उसके पास पोजेशन नहीं आई बट ओनर तो वो बन चुका है ना। स्टिल स्टिल हम किसी और पर्सन को सामान बेच सकते हैं बिकॉज वो भी अनपेड सेलर है, उसने हमें पैसे नहीं दिए। तो इसमें सी को गुड टाइटल मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, सी को गुड टाइटल मिलेगा। लेट्स रीड। वेयर एन अनपेड सेलर हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट्स of lien or stoppage in transit resells the goods, the buyer will get the good title. अगर ये अनपेड है, इसने पैसे, बी ने पैसे नहीं दिए, तो वो सामान वापस मंगा सकता है और किसी और को ट्रांसफर कर सकता है।
कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? द सेलर मस्ट बी अनपेड सेलर, जो सेलर है, हाँ वो अनपेड सेलर मतलब बायर ने अभी उसको पैसे नहीं दिए होने चाहिए। सेलर मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड, चाहे सेल हो गया चाहे ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बट पोजीशन किसके पास है? ये ट्रक उसने वापस मंगा लिया। ही मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड हिज राइट लियन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, हाँ जी उसने बिल्कुल सामान को वहीं पे रोक दिया और बी को सामान नहीं मिला। सेल इन मार्केट ओवर्ट, अब ये जो है ये एक इंग्लिश लॉ है, मतलब ये इंडिया में कह लो कि नहीं फॉलो होता। ये एक बाहर का लॉ है जिसमें वो क्या बोलते हैं कि जो चोरी का सामान है ना, अगर किसी ने किसी को चोरी करके दिया है तो वो वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है और वाई है, वाई ने कोई सामान चोरी करके एक्स को दे दिया, तो क्या एक्स के पास गुड टाइटल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। और अगर ये इंडिया में वो लॉ वैलिड कर दे तो हर बंदा सामान चोरी करके आगे बेचे। Market over is open, public, and legally constituted market where a person buys the goods in the market overt, he will get the good title of the goods. This rule does not apply in India. जैसे चोर बाजार हम बोल सकते हैं मे बी वैसा का कुछ। नेक्स्ट, सेल बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स। अब मेरे को कोई सामान रास्ते पे पड़ा हुआ मिल गया, मैंने उसको उठाया और मैंने उस जिसका सामान था उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो मेरे को बंदा नहीं मिला, तो मेरे पास राइट है, मैं उसको सामान को बेच सकती हूँ। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स द बायर विल गेट द बेटर टाइटल इफ द कंडीशंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड। अगर मेरे को चोरी का सामान मिलता है और मैं किसी को वो बेच देती हूँ तो वो बंदे के पास गुड टाइटल होगा, बट मैंने उसको जो उसका जिसका सामान गिरा हुआ है ना या जिसका सामान मेरे को गुमा हुआ मिला है, मेरे को उसको ढूंढना जरूर है एक बार। सेल बाय पॉनिंग, मतलब जैसे हम किसी के पास गिरवी रखते हैं, वो होता है पॉनिंग। अंडर द सेक्शन, अब जिसके पास हमने सामान गिरवी रखा है वो भी हमारा सामान किसी और को बेच सकते हैं, तो वो भी क्या है? नॉन ओनर है। ठीक है जी, उसका सामान तो ये सामान तो हमारा, बट हमने गिरवी रखा हुआ, पर स्टिल उसके पास राइट है अंडर सम कंडीशंस कि वो सामान को बेच सकता है। अपॉन ऑफ द गुड हैज द पावर टू सेल द गुड्स बॉन्ड अंडर द सर्टेन कंडीशंस एंड ही पासेस द बेटर टाइटल। इसमें कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेल बाय लिक्विडेटर्स, ऑफिशियल रिसीवर्स एंड कस्टम ऑफिसर्स। अब लिक्विडेटर्स कौन होते हैं? जब एक कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेटर्स को बुलाया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि आप हमारे सारे एसेट्स बेच दो या जो भी, ठीक है। तो लिक्विडर्स तो थर्ड पार्टी होती है, वो ओनर्स तो होते नहीं है, पर स्टिल उनके पास राइट होता है सामान बेचने का। व्हेन द पावर ऑफ द सेल इज गिवन टू सच ऑफिसर्स दे कन्वे अ बेटर टाइटल। सो दिस वाज इट फॉर द चैप्टर नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एट। टोटल सोगा के 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से दिस इज द थर्ड वन, और हमारा थर्ड वन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे रहेंगे लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, विच वॉज, अब ये सारा सोगा सेक्शन बी में आता है। तो इन शॉर्ट हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होने वाला है। वी आर ओनली लेफ्ट विथ 2 chapters which is fourth and fifth. So thank you for this video. नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे।